नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 6 में लगा उपन्यास कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्रम से भी लगाने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं लेखक की या लेखिका की किसी भी रचना को शुरू करने से पहले उसके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो कृष्णा सोबती जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1925 में पंजाब प्रांत के गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। देश विभाजन के बाद कृष्णा सोबती दिल्ली में आकर बस गई। कृष्णा सोबती के पिता फौज में थे और माता कुशल गृहिणी थी। कृष्णा सोबती जी हिंदी की सबसे बोल्ड लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। किस रूप में जानी जाती हैं? सबसे बोल्ड लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। पूछ भी सकता है कि बोल्ड लेखिका के बारे में कौन है, और नाम दे देगा मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती की शिक्षा दिल्ली, शिमला, लाहौर आदि अनेक स्थानों पे हुई, क्योंकि इनके पापा फौज में थे तो इधर उधर ट्रांसफ़र होता होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए इनकी विविध स्थानों पर भी शिक्षा दीक्षा हुई। कृष्णा जी कर जन्म जो है स्वतंत्रता पूर्व में तथा उनका लेखन स्वातंत्र्योत्तर काल में हुई, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात। कृष्णा सोबती जी के जीवन का प्रारंभिक काल देश और समाज के दृष्टि से उथल पुथल का था। जन्म के बारे में कृष्णा सोबती जी का मानना है कि जिंदगी की शुरुआत सिर्फ जन्म से ही नहीं होती, परिवर्तनों और बदलावों के साथ भी होती है। शताब्दी की पहली चौथ में जन्मी मेरी पीढ़ी ने उसे घटित होते देखा, जिसके लिए कोई इंतजार करती है, और कई बार शताब्दियां भी। कृष्णा सोबती जी का जो लिबास एकदम सीधी सादी होती थी। वे महीन कपड़ा पसंद करती थी। लिबास के बारे में सोबती जी का कहना है कि एक घमंडी औरत और चमक दमक वाला लिबास और अपने को दूसरे से अलग समझने वाले लोगों से उसे नफरत है, मतलब ऐसा उनका खुद का मानना था। खान पान में तंदूरी रोटी और मक्खन पसंद करने वाली सोबती जी व्यंजन के बारे में कहती हैं। हमसे पूछे तो गेहूं की तंदूरी रोटी का पर मक्खन और धीमी धीमी आंच पर पक्की चापों की इलाही गंध इसके लिए दुनिया की सबसे नियमतें फीकी हैं, मतलब ऐसा उनको पसंद था खाना, तंदूर रोटी और मक्खन। कृष्णा सोबती जी का निधन जो हुआ था 25 जनवरी 2019 को लंबी बीमारी के कारण एक निजी अस्पताल में हो गया। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया है। सोबती जी के उपन्यासों में मित्रों मरजानी है, इनको क्रम से लगाने के लिए आता है, इसलिए सन जरूर ध्यान रखिएगा। उपन्यास में इनके उपन्यास से ज़्यादा पूछते हैं। डार से बिछुड़ी 1958 में, मित्रों मरजानी 1967 में, यारों के यार 1968 में। तो इनके सन याद रखिएगा, उपन्यास के बार बार पूछता है। तीन तहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। जिंदगी नामा 1979 में, ये तो आप में लगा ही है, तो इसको तो याद ही रखना है। ये लड़की 1991 में, दिलो दानिश 1993 में, समय सरगम सबसे लास्ट में 2000 में, गुजरात पाकिस्तान में, गुजरात हिंदुस्तान 2017 में। कहानी में इनके आ जाओ, बादल के घेरे और हम संस्मरण में हम हसमत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1977 में, हम हसमत भाग 1 और भाग 2 1977 में आए, 1999 में, करीब 8 साल बाद आया। सोबती एक सोहबत संकलित रचना, अन्य साहित्य में 1989 में। जैनी मेहरबान पटकथा है 2005 में, शब्दों के आलोक में 2005 में, सोबती वेद संवाद है 2007 में, मुक्तबोध के एक व्यक्तित्व सही की तलाश में 2017 में, लेखक का जनतंत्र 2018 में, मार्फत दिल्ली 2018 में। काव्य संग्रह में आ जाइए तो काव्य संग्रह में प्यासे खास
गलबहिया बहिनिया से उमड़ती, यात्रा वृत्तांत में बुद्ध का कमंडल, लद्दाख 2013 में। पुरस्कार एवं सम्मान में आ जाइए तो साहित्य शिरोमणि है इनको मिला 1981 में। जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला है। अब बताइए 2017 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। 1980 और 82 में उच्च अध्ययन संस्थान शिमला और पंजाब विश्वविद्यालय की फेलोशिप साहित्य अकादमी की महात्मा द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। साहित्य कला पुरस्कार 1983 में। रामकृष्ण जायसवाल हारमोनी अवार्ड और पहला कथा चूड़मणि पुरस्कार इनको ही मिला था। पहला कथा चूड़मणि पुरस्कार किसको? सोबती जी को मिला था 1999 में। बिहार सरकार द्वारा शिवपूजन सहाय पुरस्कार 2000 में। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाहकार सम्मान 2002-1। दिलोदानिश के लिए अंग्रेजी अनुवाद दी हार्ट हैज इट्स रीजन्स रीमा आनंद को हज का क्रशवर्ड बुक अवार्ड 2005 में मिला था। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को देखते हुए चलेंगे। हाँ, ये 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सन 2015 में देश में असहिष्णुता के दौर में कृष्णा सोबती ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया था। जिंदगी नामा, अब जिंदगी नामा पे आ जाते हैं। तो जिंदगी नामा जो है, यह उपन्यास जो है कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सन 1979 में राजकमल प्रकाशन से हुआ था तथा दूसरा प्रकाशन 1983 में हुआ था। दूसरी बार ये कब प्रकाशित हुआ था? 1983 में। किंतु दो भाग हैं कि इसके दो भाग हैं, किंतु अभी तक जिंदगी नामा का प्रथम भाग ही जिंदा रुख से प्रकाशित हुआ है। इसके दूसरे भाग का नाम इंकलाब जिंदाबाद है। इसके दूसरे भाग का भी नाम याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद नाम है। जिंदगी नामा शीर्षक को लेकर कृष्णा सोबती और पंजाब की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के बीच 25 वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। अब ये भी इम्पोर्टेंट कथन बन सकता है कि किन दो लेखिकाओं के बीच मुकदमा चला था। तो अमृता प्रीतम ये पंजाब की लेखिका हैं और इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1981 में मिला था। 82 में महादेवी वर्मा को मिला था। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र में आ जाओ, साहजी सानी, जिंदगी नामा शीर्षक को लेकर कृष्णा सोबती और पंजाब की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के बीच 25 वर्षों तक मुकदमा चला। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र जो हैं देख लेते हैं। साहजी सानी, साहजी की पत्नी है जो सलामत अली। और ये ध्यान रखिएगा, ये उपन्यास जो साहजी और साहनी वाला, ये सिक्का बदल गया में भी यही पात्र हैं, साहजी और साहनी जी। बड्डे लाला, अखिया, रब्बिया, निक्की, बेबो, चाची मेरी, काशी शाह। और बिंद्रा दई, लाली, सिपाही लाल खां, गंडा सिंह, पिंडीदास, कृपाराम, कर्म इलाही, रमजान चौधरी, मौलादास, फग्गू आदि। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कहानी के पात्र किसके हैं, तो किस रचना के हैं, ये भी से भी पूछ सकता है कि कृष्णा सोबती के किस रचना के पात्र हैं। तो ये नहीं कि हमने जिंदगी नामा पढ़ा है तो सिर्फ जिंदगी नामा के, नहीं, सिक्का उसमें सिक्का बदल गया अगर है तो साहजी साहनी जी उसमें पात्र हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जिंदगी नामा उपन्यास नहीं है, पूछ लिया साहजी साहनी जी किस रचना के पात्र हैं सोबती जी के, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें आप सिक्का बदल गया अगर है तो उसमें भी साहजी और साहनी जी हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोबती ने विभाजन से पूर्व पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता का समग्र वर्णन किया। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जिंदगी नामा उपन्यास में कब का वर्णन है, तो विभाजन से पूर्व पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और सांप्रदायिकता से रिलेटेड कौन से इनके वो हैं, तो तमस हो गया और मतलब तमस और झूठा सच, ये जो है सांप्रदायिकता पे आधारित है। इस उपन्यास में लेखिका ने अपने जन्म स्थान गुजराल जिला की कथा कही है। इसमें डेरा चट्टा गांव को केंद्र में रखा गया है। किस गांव का है, तो गांव को भी उपन्यासों से मिलाने से आ जाता है। जैसे शिवपालगंज को कई बार पूछ सका है कहाँ से है, तो राग दरबारी से है। मेला आंचल में मेरीगंज जो है मेला आंचल से रिलेटेड है। और गंगचोली जो है आधा गाँव से, गंगोली, तो ऐसे उपन्यासों को गांव से भी मतलब मिलाने से आ जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उपन्यास की शुरुआत
अंत गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्ध फारसी इस कथन से होती है कि अंत किससे होता है कि चुकार हज्जा हमा हीलते दरगुस्त हलास्त दुर्दन व शमशीर दस्त, अर्थात जब हम एक दूसरे के रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास शुरू करने से पूर्व कृष्णा सोबती इतिहास संबंधी अपनी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऐतिहासिक खातों में दर्ज दस्तावेज इतिहास नहीं है, वरन इतिहास वह है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत कविता से होती है, जिसमें विभाजन से पूर्व पंजाब के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक खूबसूरती का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। जिंदगी उपन्यास में आई कविता की चंद पंक्तियाँ गलबहियों सी उमड़ती मचलती दूधा भरी छातियों सी चनाव और जेहलम की धरती माँ बनी कुर्ते के बंद खोलती दूधा की बूंदें ढरकाने को कनक के सुनहली ढेरों पर चमचम चमकाती मीठी सजरी धूप। लेखिका ने धरती से बिछुड़ने के दर्द का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दा को, पीड़ा को। इस उपन्यास की शुरुआत शरद पूर्णिमा की रात इस पंक्ति से होती है। जिंदगी नामा उपन्यास में कोई नायक अथवा खलनायक नहीं है। इसमें पंजाब में रहने वाले जिंदा दिल जाबाज लोगों की कहानी है। उपन्यास की शुरुआत बड्डे लाला की कहानियों को सुनने तथा पुण्या का प्रसाद खाने के लिए आए बच्चों मिट्टी मेहरबान भोलू निक्के कालू गोंडे आदि से होता है। ये इन बच्चों के नाम भी याद रखिएगा, कौन कौन से हैं? मिट्टी मेहरबान भोलू निक्के कालू गोंडे आदि। बड्डे लाला की कहानियाँ लोक कथा पर आधारित हैं। इनकी कहानियों को गाँव के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी सुनते आते हैं। बड्डे लाला की कहानियों में पुरुष प्रजापति, सृष्टि रुख, सारे ब्रह्मांड की माता आदिति, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, बड़े मंडल के देवता, कलयुग, त्रेतायुग, सतयुग, सूरज की धियानी आदि प्रधान होते हैं। उपन्यास में वर्णित गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख तीनों संप्रदाय के लोग स्नेह सोहबत से रहते हैं। यहाँ गांव में सुबह की शुरुआत मस्जिद में अज्ञान और मुर्गे की बांग से होती है। लेखिका ने गांव की सामंती जीवन को रेखांकित करने हेतु धनाढ़ शाहजी की चर्चा की है। शाहजी की पत्नी सानी है, जो स्वभाव से सरल, साहस किंतु अंधविश्वासी प्रवृत्ति की है। वह संतान प्राप्ति के लिए बाबा फरीद के दरबार में मन्नत मांगने जाती है। अब पूछ सकता है कि कहाँ पे मन्नत मांगने गई थी? तो बाबा फरीद के दरबार में। सानी अंधेरे में ही ओलू में स्नान करने जाती है, जहाँ उसे अबंडयाल वाली अर्थात मरी हुई सौतन से साक्षात्कार होता है। मतलब साजी को भी अपने से अम्बडयाल वाली दिखती है, तो उससे जातक बच्चा मांगती है। साजी अम्बडयाल वाली घटना से आक्रांत हो सानी से अपना पुनः शादी रचाने को कहते हैं, जबकि सानी ऐसा न कर बच्चा गोद लेने का सुझाव देती है। सानी गांव में त्रिजन बिठाती है, जिसमें गांव की लड़कियां औरतें इकट्ठा होकर सूत काटती हैं, गाने गाती हैं। गांव की लड़कियां रबिया अपनी सुरीली आवाज़ से ये गीत गाती है। गीत कौन गाता है? तो उपन्यास में रबिया है, वो गीत गाती है। रुई बिन पिंजन कैसे, चरखा बिन त्रिंजन कैसा, इम्पॉर्टेंट गीत है। पंजाब में त्रिंजन में गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर चरखा काटती हैं और गीत गाती हैं। त्रिंजन में हिंदू, सिख, मुसलमान तीनों जो है समुदाय की स्त्रियां एक साथ हिस्सा लेती हैं। बेबे प्रेम गीत गाती हैं। बेबे कौन सा प्रेम गीत गाती है? अव्वल हमद खुदादा विरद कीजे इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ पहल आप ही रब ने इश्क कीता तो मासूक है नबी रसूल मियाँ। सानी की इच्छा पूर्ण होती है, वह बेटे को जन्म देती है। ठीक है, सानी जी को फिर बेटा हो जाता है। जिंदगी नामा उपन्यास में लोहड़ी
के त्यौहार का बड़ा ही मनोरम दृश्य उकेरा गया है। कोई नवेली पहन सल में बड़ा मखमल का लाल जोड़ा, किसी ने पहना हरे रंग की काबुली दरियाई का, किसी ने बाकड़ी के जाल वाली गुलाबी ओढ़नी, कोई बबोए कोड़ी वाली। लोहड़ी पर्व के अवसर पर गांव में खुशियों वाले घरों में चंगेरे, मक्का के फूल, गुड़ की बेलियां, खेड़ियाँ, चावल, तिल की त्रिचौली, कच्ची लस्सी के गुड़वे, मूलियों भरी पछियाँ, उड़द की दाल, ये सब ध्यान रखिए क्योंकि पिन्नियाँ आदि बांटे जाने की परंपरा है। लोहड़ी के अवसर पर गांव के लड़के ये गीत गाते हैं। कौन सा? 7 पुत्र 17 पोत्रे, 5 धिया 15 पोत्रे, नित वित धोवे माँ, कच्ची दब्बरों के पोतई, अरे खट्टी कमाई खाए कर्मा वाले, नित नित ब्याह रचया कर्मा वाले। ठीक है, ये गीत है, ये लोहड़ी के अवसर पर लड़के लोग गीत गाते हैं। लोहड़ी पर्व के अलावा इस उपन्यास में ईद, दशहरा, बैसाखी आदि त्योहारों को भी गांव के सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंध को बड़ा गहरा रंग दिया गया है। थानेदार सलामत अली साजी की पत्नी सानी को बहन कहता है तथा उसके लिए उपहार भी लाता है। सलामत अली जो है बहन मानता है सानी को। उपन्यास में मिरासियों कजरों द्वारा गांव में घूम घूम कर गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला दृश्य दर्शाया गया है। इसके लिए इसके द्वारा नक्कल कर गाए जाने वाले एक गीत ये भी है, लो जी चले थे यार मजलिस, जमाने पड़ गए हिस्से कोड़े खाने। ठीक है, सलामत अली जो है रौबदार थानेदार का प्रतीक है। ठीक है, वो थानेदार है, यानी उसके बेकसूर आँखियाँ को मार मार कर लहलुहान कर दिया था। उसने बेकसूर आँखियाँ को मार मार कर लहलुहान कर दिया था। उपन्यास में बेगम बीबी और सज्जाद बीबी द्वारा गोमा और भोली के द्वारा सौतनों के बीच होने वाले झगड़ों का उल्लेख किया गया है। इस उपन्यास में पात्रों की भरमार है, किंतु लेखिका ने अपने जिन पात्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है उसमें साहजी, सानी, बड्डे वाला, निक्की, बेबो, चाची मेहरी, कासिसा, रबिया, बिंद्रादेई आदि महत्वपूर्ण है। साहजी मतलब बड़े शाह गांव के सामंत हैं जिनके पास गांव के जाटों की सारी जमीन गिरवी रखी है। साहजी नेक दिल इंसान भी हैं। लोहड़ी, दिवाली, बैसाखी आदि अवसरों पर पूरे गांव को खिलाते हैं। ठीक है, वो मतलब भोज करवाते हैं। कब लोहड़ी, दिवाली, बैसाखी। सानी जो है साहजी की पत्नी है। उसने एक पुत्र लाली को जन्म दिया। उसके पुत्र का क्या नाम है? लाली। नाम याद रखिएगा कि सानी के पुत्र का क्या नाम था? लाली था। लड़की वाला नाम लग रहा है। सानी जो है स्नेहमयी, ममतामयी, गाय, भैंस, फतेह, करतारी, रबिया आदि पर इनकी विशेष स्नेह दृष्टि रहती है। इन सबको बहुत ही मतलब प्रेम करती है। सानी अंधविश्वासी भी है किंतु अपने निर्णय पर अडिग रहने वाली है। उसने अपने पति को दूसरी शादी करने की आज्ञा नहीं देती है। लाली या लाली शाह साहजी के पुत्र हैं जिनके जन्म उत्सव पर लखनवाल वाली बुद्धा और हुस्ना को गाने के लिए बुलाया जाता है। बड्डे लाला और तथा उनकी पत्नी गांव की सांझी संस्कृति के प्रतीक हैं। बड्डे लाला गांव की उस प्राचीन कहानी को सुनाने की परंपरा को भी धरोहर है जिनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। चाची मेहरी को सानी अपनी माँ के समान मानती है। चाची मेहरी को साहजी जो है अपनी माँ के समान मानते हैं। चाची मेहरी लड़क्की नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? लड़क्की नाम से। ये भी ध्यान रखिएगा, लड़क्की। चाची मेहरी की शादी एक बड़े उम्र के सरदार से होता है। चाची मेहरी मात्र 3 साल की में ही विधवा हो जाती हैं। चाची मेहरी पुनः गणपत शाह से संबंध जोड़ती हैं और अड़चने आने पर मुकदमेबाजी के द्वारा उससे शादी करती हैं। चाची मेहरी अपने देवर साहिब सिंह का बहुत ख्याल रखती हैं। उपन्यास में काशी शाह जो है साहजी के छोटे भाई जो है, उपन्यास में जो काशी शाह है ये साहजी का छोटा भाई है तथा समाज सेवक है। गांव में मुफ्त में जड़ी बूटी एवं दवाई बांटते हैं। बिंद्रादेई जो है छोटे शाह मतलब अर्थात काशी शाह की पत्नी है। बिंद्रादेई अपने पति का प्यार पाने के लिए पूरे उपन्यास में तड़पती हुई दिखाई गई हैं। बिंद्रादेई उन भारतीय स्त्रियों का प्रतीक हैं जो अपने परिवार की सुख संपदा शांति के लिए अपनी
प्राकृतिक इच्छाओं को भी कुर्बान कर देती हैं। रबिया अली की छोटी धी मतलब बेटी तथा शाहो के घर में काम करने वाली लड़की है। शाहजी के पुत्र लालो की देखभाल बयां करती है। इस उपन्यास में काफ़ी प्रसंग है, जिसमें कुछ प्रमुख प्रसंग हैं जो शाहदाद शेरे के कत्ल गामा पहलवान द्वारा गुजरातों को चित्र करने पर शाह द्वारा कुश और बादामों की पिंड लगाने का जिक्र, शाह के पुत्र होने पर पहली छिवाली के उपलक्ष्य में पूरे गांव में मिठाई बांटे जाने का जिक्र, हीरा सासी सुल्तान माछी आदि के द्वारा गांव में पड़ने वाले डाकों का जिक्र, शाह के चौपाल में हुक्कों की गड़गड़ाहट के बीच चल रहे गप पुराण, मदरसे में मौलवी द्वारा फटकार का अली की धी फतेह और धाड़ी वालियों के बीच के शेरों के बीच चल रहे इसका जिक्र, विधवा ब्राह्मणी लक्ष्मी के सैयद जादड़े से नेह लगाने पर गर्भवती होने की कहानी, रबिया का शाहजी के साथ इस चाची मेरी का गणपत शाह से इस गांव के आर्य समाज का प्रचार हुआ, चारों वेद लाने वाले दयानंद की चर्चाएं, 110 वर्ष के बड्डे लाला की मृत्यु, गद्दरियों एवं इंकबालियों की चर्चाएं, बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी सरगर्मियों आदि प्रसंग की चर्चाएं की गई हैं। उपन्यास में बगावत की शुरुआत शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के भाषण से होता है। उपन्यास में लाला लाजपत राय के जिक्र के साथ बगावत के दौरान पंजाबों बागी धापर लालचंद फलक को जेल में डाल दिए जाने का भी जिक्र है। तुफैल सिंह के द्वारा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का परिचय मिलता है। उपन्यास के अवसान में गदर की चर्चा हुई है। गुदरियों द्वारा ये इश्तहार लाए जाते हैं, तुम्हारा क्या नाम गुदर, तुम्हारा काम क्या गदर, तुम्हारा पैसा क्या गुदर, तुम्हारा ईमान क्या गुदर। इस उपन्यास में के द्वारा लेखिका ने आंचलिक उपन्यासों की परंपरा के विकास में विशेष योगदान दिया है। उपन्यास के संवादों और भाषा शैली पर पंजाबी भाषा का पूर्णतः रंग चढ़ा हुआ है, जो बरबस मेला आंचल का स्मरण करा देता है। उपन्यास में शुरू से आखिरी तक लोकगीतों की भरमार है, जिससे विभाजन पूर्व पंजाब का सांस्कृतिक वातावरण और भी गहरे रूप में सामने आया है। उपन्यास की शुरुआत में लेखिका जो 7.5 पृष्ठों की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है, उसके माध्यम से पंजाब के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवेश का जबरदस्त भावात्मक चित्र खींचा गया है। लेखिका ने काव्यात्मक बिंबों में चनाब और झेलम नदियों की धरती के माँ बनने की मीठी सजरी धूप, ठंडी सुहानी हवाएं, अलहड़ अनोखे पानी, गंदम की इलाही लाली, खुले डुले पंजाब की सीधे भरी गहराई, देहें घी में बनी मिट्टी, वजनी रोटियां, सगड़ों के बाग और फुलकारियों खुशहाल धरती का खुशहाल लश्कारा, पूरे पंजाब की धरती पर घिर आई, जहर की कांगे, पंज दरियाओं के पंजाब, जिंदा रुख की छां, चिट्ठी, दूध, शोक, पंजाब की बेटियां आदि अनेक जीवंत बिंबों का सृजन कृष्णा सोबती जी के इस उपन्यास में की है। पंजाब में लोहड़ी पर्व का विशेष महत्व और आयोजन होता है। इसके बाद बैसाखी पर्व का भी। डेरा चड्ढा गांव में बैसाखी पर्व का लेखिका ने बड़े ही मनोयोग से चित्रण किया है। उपन्यास में बैसाखी के बाद सावन के महीने में होने वाले बरसात का वर्णन भी लेखिका ने सफलता मिली है। वर्णन करने में सफलता मिली है। पंजाब में ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है फौज में भर्ती का, फौज में लड़ते हुए शहीद सेना या फिर फौज से रिटायर होकर गांव में बसने का। जिंदगी नामा में जो है फौज से रिटायर जहांदार और गंडा सिंह फौजी जीवन के किस्सों से गांव भर के लोगों का जी बहलाते हैं। गांव में 33 पंजाब और 40 की बटालियनों के अनगिनत किस्से सुनाए जाते हैं। 33 पंजाब के लबाड़ा जाति के फौजी थे जो रेजिमेंट, 40 पंजाबी मशहूर मुल्की पलटन है, जिसमें जट, राजपूत, पुनेरवाल, स्वाति, गिलजई, दुर्रानी, बजोरी, भट्टानी, गोरखे आदि से सभी जाति व धर्म के फौज थे। डेरा चड्ढा गांव में जहां एक
जहाँ पर सामूहिक गप लड़ाई जा रही है उस चौपाल को मजलिस कहा जाता है। विभाजन पूर्व पंजाब की 7 उपभाषाएं थीं: लांदी, पोठोहारी, मुल्तानी, झांगी, मांझी, हलवाई, दोआबी। संप्रति भारतीय पंजाब में मलवाई मुख्य उपभाषा है। मांझी और दोआबी केंद्र से हट चुकी है। पाकिस्तानी पंजाबी में मांझी केंद्रीय उपभाषा है तथा लहंदी, पोठोहारी, मुल्तानी की झांगी अन्य उपभाषाएं रही हैं। पंजाब का प्रसिद्ध शहर सियालकोट को पंजाब का सेहरा कहा जाता है। इस उपन्यास में मिट्टी के ब्याह की योजना द्वारा लेखिका ने शादी के उत्सव, बारात की सेवा, गाना बजाना, खिलाना पिलाना आदि का सजीव वर्णन किया है। यह उपन्यास मूलतः 1907 से 15 के कालखंड के ऐतिहासिक संस्कृति का दस्तावेज बना है। उपन्यास में पंजाबी भाषा के ठेठ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। पंजाबी के इतर पाठकों के लिए मुश्किल पैदा करता है। यहाँ कुछ शब्दों को हिंदी अर्थों के साथ दिया जा रहा है। सजरा, ताजा, भरजाई, भाभी, चिट्टा या चिट्ठी, सफ़ेदी या गोरा, बड्डा, पिंड, गांव, बेहड़े, झग्गो, कमीज, सौगंध या सोहड़ी, सुंदर, हट्टी, तूफान, छित्तर, सूक्ष्म या सूक्ष्म, गांव, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, पोह मतलब पोस या पूस, हासा मतलब हंसी, टोटे मतलब टुकड़े, पोटी मतलब सीटी, अद्धा मतलब आधा, रखा मतलब रक्षक, तत्ता मतलब गर्भ, रोला मतलब सोल, चन्नन्ना मतलब रोशनी, सट्ट मतलब चोट, जेकर मतलब अगर, यदि, चंगा मतलब अच्छा, सख्यात मतलब साक्षात। मतलब ये पंजाबी भाषा का शब्द इसमें बहुत मुश्किल है। ये उपन्यास थोड़ा ये रहता है ना, पंजाबी भाषा समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ये उपन्यास थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होती है। अन्य कठिन शब्दों के अर्थ: भागी भरे, किस्मत वाले, गोहर मतलब मोती है, रिजिक मतलब जीविका है, लिस्कारा मतलब चमक है, सदगे मतलब समर्पण है, लोंगड़ मतलब लौंग है, सयाले मतलब ठंडे है, सर्जरी माए मतलब सजी हुई माता है, लाचे मतलब पुरुष की लुंगी है, बल्लोरी मतलब आँखियाँ बिल्ली जैसी आँखें, बल्लोरी आँखियाँ मतलब बिल्ली जैसी आँखें, महत्तड़ मतलब गरीब, आलिमाना मतलब विद्वानों का सा, दीदा बोसी मतलब ताक झाँक। उपन्यास में बुल्ले शहर और वारिस शाह की पंक्तियों को दोहराने के पीछे लेखिका का उद्देश्य सैकड़ों वर्ष पूर्व इनके द्वारा रचे गए सांझा संस्कृत को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। उपन्यास का उपशीर्षक जिंदा रुख अत्यंत प्रभावक है। किस नाम से लिखा है? जिंदा रुख के नाम से। इस उपन्यास में ऐतिहासिक विवेचना है। सन 1947 में जिंदा रुख को ही 2 हिस्सों में काट दिया गया था, जिसमें पीड़ा लेखिका के मन मस्तिष्क में जो है लंबे अरसे तक विद्यमान रही। जहाँ उपन्यास समाप्त होता है उससे इसके अगले हिस्सा होने या लिखा जाने का संकेत मिलता है। जिंदगीनामा उपन्यास में विद्वानों की क्या रही है, तो सबसे पहले कृष्णा सोबती जी क्या कहते हैं कि जिंदगीनामा उपन्यास जो है एक ऐसे कालखंड और भूखंड का पाठ है जो विभाजन के फलस्वरूप पीछे छूट गए वतन की और उसके शोर की कोलाहल की स्मृति मात्र है। राजेंद्र यादव का है कि यदि कहा जाए कि प्रेमचंद और रेवड़ी के बाद अपनी जातीय जिंदगी को पूरे तन्मयता से उभारने की कला कृष्णा जी में है तो गलत ना होगा। निर्मला जैन ने कहा है कि उपन्यास के आरंभ में कविता की पंक्तियां अपने वतन में पुरखों की यादों में नदी नालों से, खेत खलिहानों से अलविदा कह चली लेखिका की भावभीनी श्रद्धांजलि भी है और वर्तमान की पीड़ा भी शायद नाश्ते लाजिया भी है।